हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास का स्टार्ट हम करेंगे क्लोज टेस्ट से। मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले आप क्वेश्चंस को सोल्व करके उसके बाद ही अगर इस सेशन देखेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल है। और एसएससी मेंस के लिए ये सेशन चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सेशन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में भी। ठीक है, अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं तब भी ये सेशन फ्रूटफुल है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात कर लें, क्लोज टेस्ट सभी में आते हैं, पैराजंबल सभी में आते हैं, कॉमन एरर सब में पूछी जाती हैं, वो कैप बेस्ड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सभी के लिए सेशन है, एंड तक जरूर देखिएगा और मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि और लोग जुड़ें और तैयारी बेहतर हो सके। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्लोज टेस्ट से। इंडियाज स्पाइस जेट लिमिटेड said on Wednesday that its chief financial officer संजीव तनेजा had resigned। अब ये एक विमान कंपनी है, पता है आपको, इंडिया स्पाइस जेट लिमिटेड। इसने कहा वेंसडे को कि इसके जो मुख्य वित्त अधिकारी हैं संजीव तनेजा, उन्होंने रिजाइन कर दिया था एज अ लो कॉस्ट डैश। कारण क्या है? क्योंकि लो कॉस्ट डैश पोस्टेड ए वाइडर क्वार्टरली लॉस, क्योंकि ये बहुत ही कम कीमत, मतलब सस्ती होती है टिकट इसकी, स्पाइस जेट की। तो लो कॉस्ट क्या है ये? देखिए, ये जो करियर है, ये तो नौकरी से संबंधित, जो आप करियर निर्माण के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो करियर है। ये है कैरियर, ये है कैरियर, कैरी करने वाला। और ये यहाँ पे इसी से मतलब है, ये कैरियर किससे मतलब है? स्पाइस जेट से, जो विमान कंपनी है उससे, ठीक है। और एविएशन का मतलब उड्डयन संबंधी होता है, ये विमान से संबंधित होता है एविएशन, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। और कंपनी है वो आ सकता है, खैर, लेकिन यहाँ पे लो कॉस्ट के बाद में कंपनी ना लगा के ज़्यादा बेहतर क्या है, कैरियर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं? विमान कंपनी की बात कर रहे हैं। और जो प्लेन वगैरह होती हैं उसको आप कैरियर भी कह सकते हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 2 नंबर। अब संजीव तनेजा जो है उन्होंने रिजाइन किया, क्यों किया? क्योंकि ये जो कंपनी है ना, हालांकि कंपनी आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में से पिक करना हो तो ज़्यादा उपयुक्त विकल्प क्या है? कैरियर। तो ये जो कैरियर है इंडिया स्पाइस जेट, इसने वाइडर क्वार्टरली लॉस, मतलब 3 महीने का जो लॉस है वो कहीं ज़्यादा अब की बार दिखाया है। एंड फेसेस इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी, और इसका सामना हो रहा है किससे? बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब है सूक्ष्म स्तर पे जांच पड़ताल, बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन जो होता है, लिख सकते हैं आप इसका। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, और काफ़ी जो क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसको फेस कर रही है कंपनी। ये जो कैरियर है इंडिया स्पाइस जेट है, डैश मिड एयर इंसिडेंट्स। अब ये कह रहा है मिड एयर इंसिडेंट्स को लेकर, मतलब हवा में इसके जो घटनाएं, इंसिडेंट्स होते हैं, उसकी स्क्रूटिनी भी चल रही है। इसके चलते इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया था। तो किसी चीज़ से संबंधित के लिए जो प्रेपोजिशन यहाँ पे है वो है ओवर। ओवर का मतलब होता है रिलेटेड। ओवर काफ़ी सारे मीनिंग देता है, से अधिक का मीनिंग भी देता है। ओवर का मतलब कवर करने के अर्थ में भी आता है, ओवर रूल के अर्थ में भी आता है, ओवर कंट्रोल के अर्थ में भी आता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? रिलेटेड। तो किससे संबंधित? मिड एयर इंसिडेंट से संबंधित, ठीक है। ये तो 2 ब्लैंक्स आपके हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि द कैश स्ट्रैप्ड एयरलाइन, कैश स्ट्रैप्ड हो गया है, इसका मतलब उसके पास अब नकदी नहीं बचा है, अब उसके पास धन का अभाव है, ये होता है कैश स्ट्रैप्ड। तो ये जो एयरलाइन है स्पाइस जेट, अब चूंकि पैसों की तंगी है इस स्पाइस जेट के पास, हैज स्ट्रगल्ड टू मेक टाइमली पेमेंट, इसने बहुत संघर्ष किया है कि यह भुगतान कर पाए वेंडर्स को और लेजर्स को, ठीक है। तो जो विक्रेता हैं, जो लीजर्स, लीज पे जिसने दे रखा है, उन सबको पेमेंट करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा समझना है। देखिए, क्लोज टेस्ट में आपको काम की बातें क्या समझनी होती है? सबसे पहली बात तो ये मत सोचना कि ब्लैंक के पास आके ही पढ़ेंगे। कुछ तो इतना जल्दीबाजी में पढ़ते हैं इसको कि सीधा सीधा 3 नंबर ब्लैंक है, यहीं पर पूछेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसा कैसे पता लगेगा? आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऊपर नीचे लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके वो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर होता है, तब जाके आप आंसर सही कर पाते हो। तो कैश स्ट्रैप्ड जो एयरलाइन है उसने स्ट्रगल किया है टाइमली पेमेंट करने में वेंडर्स और लेजर्स को, डैश सम टू डी रजिस्टर प्लेन्स। अब इसके कारण क्या हो गया है कि कुछ जो हैं
चूँकि पेमेंट इन्होंने नहीं दिया, इस कारण से कुछ जो हैं वो क्या करने लग गए हैं, इस प्लेन को डी रजिस्टर करने लग गए हैं, अपने साथ जो पंजीकृत कर रखा था इनको डी रजिस्टर करने लग गए हैं। तो ये जो चीज़ हुई है ना, इसके कारण ये जो कुछ हैं, ये वेंडर्स और लेजर्स हैं, ये कुछ जो हैं री रजिस्टर करने के लिए क्या हो गए हैं, एक प्रकार से प्रेरित हुए हैं। कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करना, किसी काम को करने के लिए पुश करना, उसके लिए यहाँ पे वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि इसके कारण ये तैयार हो गए हैं, इसके कारण ये प्रेरित हुए हैं। कोज बनना, एक प्रकार से प्रॉम्प्ट का मतलब ये भी होता है कोज बनना, तो कारण बना है ये कि कुछ ने डी रजिस्टर करना शुरू कर दिया है प्लेन्स को, राइट। तो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग आएगा। बाकी ऑप्शंस है, पुलिंग खींचना होता है, पुट रखना होता है, शेक का मतलब हिलना डुलने को शेक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, प्रॉम्प्टिंग। आगे आइए। ये मैंने न्यूज़पेपर से बनाया है क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके इस बार जो सिलेबस में दे रखा है कि एडिटोरियल से कुछ आपसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के चलते एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन में जो कि आपको न्यूज़पेपर से ही डायरेक्ट बना के दिए जाते हैं। मीनवाइल सम बैंक्स हैव इंटरनली कैटेगराइज्ड, अब इसी दरमियान कुछ बैंक्स जो हैं उन्होंने इंटरनली कैटेगराइज लोन्स टू स्पाइसजेट एज हाई रिस्क, इन्होंने आंतरिक रूप से, हालांकि सार्वजनिक तो नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने एक वर्गीकृत कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है कि लोन जो दे रखा है स्पाइसजेट को वो हाई रिस्क में है। अब वो लोन वापस आए कि नहीं है, क्योंकि कैश स्ट्रैप्ड होगी कंपनी, इसके पास पैसा नहीं है, तो बैंक्स ने मान लिया है कि ये हाई रिस्क लोन है। डैश द एयरलाइन, अब डैश द एयरलाइन एंड वेयर हैंस, और दो में से लगाना है। आगे पढ़ते हैं, डैश नॉट डिफॉल्टेड, अब कह रहा है कि एंड द एयरलाइन नॉट डिफॉल्टेड। अब नोट किया है, इसका मतलब अभी तक ये डिफॉल्टर नहीं हुई है ना, अभी तक ये डिफॉल्टर नहीं हुई है। अगर एंड लगा दूंगा तो एंड तो वहाँ लगता है जहाँ पे दोनों साइड्स सेम बातें करती हो। तो यहाँ एक तरफ तो लोन देने से कह दिया कि भी हाई रिस्क का लोन है, और यहाँ आप कह रहे हो कि डिफॉल्टर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट है विरोधाभासी है। और विरोधाभासी स्टेटमेंट जो होता है, अब देखो वेयर है वो तो जगह के लिए आता है, वैसे भी एक रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आ जाएगा, प्लेस बताने के लिए आ जाएगा। हेंस है वो आपको कंक्लूड करके बताने के लिए आ जाएगा कि कोई काम हुआ है, इस प्रकार से हुआ है, तो कंक्लूड हम कर नहीं रहे। दो आ सकता है क्योंकि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, दो विपरीत बातों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यद्यपि जो एयरलाइन है वो डिफॉल्ट नहीं हुई है। अब एयरलाइन के लिए क्या लगाओगे, एयरलाइन सिंगुलर है, और अभी तक हमने देखिए यहाँ पे जो बात कर रखी है, यहाँ पे समझिए कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको प्रेजेंट में नज़र आ जाएगा। ये देखिए हैव इंटरनली कैटेगराइज्ड कर रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा रखा है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही प्लेस करना पड़ेगा। हैड तो आप लगा नहीं पाओगे, पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि अभी जो घटनाक्रम हो रहा है उसी की बात है कि अभी भी इन्होंने हाल ही में रिसेंटली ये काम किए हैं, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट का नहीं जाएगा तो हैड और डिड को काट दीजिए। डिड तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि डिफॉल्टेड नहीं आता, डिड अगर आता तो डिड है तो मतलब बेस फॉर्म आती, हैव आ नहीं सकता क्योंकि एयरलाइन सिंगुलर है इसलिए, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हैज़। ठीक है, तो हैज़ यहाँ पे आएगा। तो क्या कहना चाहता है फिर देखो, यद्यपि जो एयरलाइन है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है, अभी तक डिफ़ॉल्टर साबित नहीं हुई है। आगे देखें, आगे कह रहा है इट हैज़ ऑल्सो बीन पुल्ड डैश बाय द कंट्रीज एविएशन रेगुलेटर ओवर पुअर इंटरनल सेफ्टी। और इसको, इस जो ये स्पाइस जेट है, ये जो कैरियर है, ये जो कंपनी है, इसको पुल डैश किया गया है देश के एविएशन रेगुलेटर के द्वारा। एविएशन विमान संबंधी होता है, रेगुलेटर मतलब एक प्रकार से मॉनिटर जैसे क्लास में है, वैसे इनके ऊपर भी मॉनिटर्स होते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर नियामक संस्था बनती है, जैसे बीमा कंपनियों के लिए IRDAI है, ऐसे ही बैंक्स वगैरह के लिए आप देखेंगे कि तो RBI वहाँ पे काम करता है। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके लिए सेबी काम करता है। तो वही है कि यहाँ पे जो नियामक संस्था है वो क्या है, रेगुलेटर। तो एविएशन रेगुलेटर है, उसने क्या किया है, इसको, अब चूंकि ये मॉनिटर है, ये कंट्रोल करता है, तो ये क्या कर सकता है, ये डांट सकता है इसको, है ना, फटकार सकता है। तो यहाँ पे पुल के साथ में क्या लगेगा, पुल डाउन जो होता है, लिख लीजिएगा। पुल डाउन का मतलब डिमोलिश करना होता है, ढहाना होता है। पुल डाउन खींचकर नीचे ले आना, पुल का मतलब खींचना, डाउन का मतलब नीचे ले आना। पुल डाउन का मतलब होता है क्या, ढहाना, डिमोलिश करना। पुल अप जो है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, जो कि आपका यहाँ पे आंसर भी होगा। पुल अप क्रिटिसाइज करना। पुल ओवर क्या होता है,
किसी गाड़ी को आप चला रहे हो और गाड़ी की गति को धीमा करके सड़क के एक किनारे लगा देना, ठीक है। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी को चला के धीरे करके उसकी स्पीड को एक किनारे पे खड़ा कर देना, उसको बोलते हैं पुल ओवर। और पुल ऑफ जो है इसका मतलब होता है सक्सीड करना, मतलब सफल होना या फिर जीतना, सक्सीड और विन समथिंग, कोई चीज़ जीतना या फिर सफल होना किसी भी टास्क में, ये इसके मतलब होते हैं। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है उसने क्या किया है, इसको डांटा है, तो पुल अप किया है। किसके द्वारा? देश के एविएशन रेगुलेटर के द्वारा। किसको लेकर? पुअर इंटरनल सेफ्टी को लेकर, क्योंकि इसकी जो इंटरनल सेफ्टी है विमान में, जो आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन होने चाहिए, बहुत ही खराब स्तर पे है। डैश एंड इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एक्शंस। और साथ में क्या है, नंबर 7 देखिए, नंबर 7 पे कह रहा है फीचर्स गार्ड्स ओवरसाइट ओनर्स। अब आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे फीचर्स जो हैं विशेषताओं को बोलते हैं, सेफ्टी फीचर्स हो ही सकता है। गार्ड्स है वो भी सेफ्टी गार्ड्स भी हो ही सकते हैं, सेफ्टी गार्ड आपने सुना होगा। ओनर्स का मतलब होता है वो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। और ओवरसाइट है ये एक प्रकार से सुपरविजन है। ओवरसाइट का मतलब क्या है? सुपरविजन, एक प्रकार से निरीक्षण कह सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए फिर से ऑप्शंस में जाएं, मतलब ये ब्लैंक में जाएं, क्या कह रहा है कि पुअर इंटरनल डैश को लेकर। अब देखो अगर आप फीचर्स करोगे पुअर इंटरनल फीचर्स तो भी ठीक है, पुअर इंटरनल सेफ गार्ड्स सेफ्टी गार्ड्स करोगे तब भी ठीक है। अब यहाँ पे इसने आगे देखो क्या कह रखा है, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एक्शंस। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, मेंटेनेंस का मतलब साथ संभाल को बोलते हैं, एक्शंस का मतलब कार्य। यहाँ इसका मतलब ये है कि कुछ एक्शन संबंधी बातें कर रहा है, कि एक तरफ तो ये सेफ्टी वाले जो एक्शंस आप कर रहे हो, जो सुरक्षा प्रबंधन वाले काम हैं वो भी यहाँ पे पुअर हैं, और साथ में मेंटेनेंस एक्शंस है वो भी इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त हैं। तो चूंकि एक्शंस के रिलेटेड यहाँ पे काम करना है तो गार्ड्स और फीचर्स दोनों ही लग सकते थे, इनको तो आप ऐसे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, सेफ्टी ओवरसाइट। ये ओवरसाइट का मतलब हो गया कि एक प्रकार से सुपरविजन जो है आपका सेफ्टी को लेकर, और जो मेंटेनेंस एक्शंस हैं वो सब क्या हैं, वो एकदम पुअर हालत में है। विद द वॉच डॉग। अब वॉच डॉग का मतलब भी वही एक प्रकार से रेगुलेटर मान लीजिए, जो सतर्कता रखती है, जो एक प्रकार से पैनी निगाह बना के रखती है किसी चीज़ पर, उसको वॉच डॉग बोलते हैं। डैश इट्स अप्रूव्ड फ्लीट टू 50% दिस समर। इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, जो फ्लीट विमान का बेड़ा होता है, जैसे मान लीजिए पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10 विमान उड़ान भरते थे, तो अभी इसको कह दिया है कि आप इस बार इस गर्मियों में, इस समर में 10 से 5 ही कर दोगे, 50% कर दिया है काम, कि अब केवल 5 ही विमान उड़ान भर सकते हैं। तो यहाँ पे 8th में क्या आना चाहिए, तो 8th में कह रहा है स्लैशिंग, फॉलिंग, फैलिंग और कट। तो यहाँ पे 2 काम साथ में हैं, 2 काम साथ में होते हैं। 2 काम साथ में कैसे हैं कि विद, अब वैसे भी विद लगा रखा है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो वैसे भी आईएनजी ही लगेगा। विद द वॉच डॉग डैश इट्स, अब विद प्रेपोजिशन है, आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पे देखिए कट तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। फैलिंग जो होता है वो गिराना होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो नोट कर लेना। फैल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसका मतलब होता है गिराना। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करोगे तो फैलेड फैलेड बनती है। फैलेड इसकी सेकेंड फॉर्म है और फैलेड इसकी थर्ड फॉर्म है। ये जो है फॉल, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मतलब गिरना होता है। इसकी सेकेंड फॉर्म फैल और थर्ड फॉर्म फॉलन, फॉल, फैल, फॉलन। स्लैश का कटौती करना होता है, तो ये एक प्रकार से क्या कर सकते हो, कट ही कह सकते हो। कट करना, रिड्यूस करना, कटौती करना, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्लैशिंग। ठीक है, तो विमान का जो बेड़ा है उसमें से इस बार कह दिया है कि इस समर में आप 50% ही विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। ठीक है, इसके बाद नया क्लोज टेस्ट, एक और क्लोज टेस्ट है, ये देख लेते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में, मतलब मुझे लगता है कि इस बार ही ये पूछा गया है ना। आप देखिएगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है और आसान सा है, एक स्टोरी बेस है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी कह रखा है कि अब की बार जो एक क्वेश्चंस आएंगे, एक एडिटोरियल बेस्ड आएगा, फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी बेस्ड भी आएगा, तो उसके लिहाज से ये वाला ऐड किया गया है। देखिए, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, एक वृद्ध व्यक्ति गांव में रहा करता था। ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया के अनफॉर्चुनेट लोगों में से एक था।
देखिए वन ऑफ द है, ये सब लगता है ना, ये वन ऑफ द वाला कहानी बताता हूँ कि ऐसा होने पर आपको अगर कोई एडजेक्टिव की डिग्री लगानी हो, ठीक है, बस हम ऑप्शन देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा वन ऑफ द वाले में नाउन तो आती है प्लूरल, और अगर इसके साथ अगर आपको एडजेक्टिव लगाना हो और एडजेक्टिव की डिग्री प्लेस करनी हो तो वो डिग्री लगती है आपको सुपरलेटिव लगानी होती है। तो सुपरलेटिव लगानी होती है तो देखो डिग्री कौन सी सुपरलेटिव है, मोर तो कंपैरेटिव है, ये तो नहीं आएगा। इवन है ये, वैसे भी इवन तो भी का मीनिंग देगा, एडवर्ब है, तो इवन अनफॉर्चुनेट करोगे तो मीनिंग निकलेगा नहीं, ठीक है। बचे दो, सबसे कम अनफॉर्चुनेट था, सबसे कम दुर्भाग्यशाली था, या सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली था, दोनों ही डिग्री सुपरलेटिव है। अभी हमारे को पता नहीं है कि सबसे कम है कि सबसे ज़्यादा, थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए। आगे कह रहा है कि द होल विलेज वॉज टायर्ड, पूरा गाँव जो है उससे ऊब चुका था, थक चुका था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा निराश, उदास, दुखी रहा करता था। तो इसका मतलब देखिए नेगेटिव बातें हैं, वो हमेशा कंप्लेन करता था, इस प्रकार की बातें हैं। तो फिर आप नेगेटिव वर्ड ही लीजिए। अगर मैं लीस्ट अनफॉर्चुनेट कर दूंगा तो सबसे कम दुर्भाग्यशाली हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी बात, इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करिए क्या, मोस्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या था, अनफॉर्चुनेट था। इसके बाद कह रहा है कि ही पूरा का पूरा गाँव जो है उससे ऊब चुका था। टायर्ड के साथ में प्रेपोजिशन लगता है क्या, ऑफ। अगर मैं कहता हूँ आई एम टायर्ड ऑफ यू, इसका मतलब मैं आपसे उब चुका हूँ। आप कहते हैं यू आर टायर्ड ऑफ मी, आप मुझसे उब चुके हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, टायर्ड ऑफ लग जाएगा। इससे आगे पढ़ें, टायर्ड ऑफ के बाद में देखिए कह रहा है कि ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा ही दुखी था, निराश था। ग्लूमी का मतलब सैड होता है, डिजेक्टेड होता है। ही डैश कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, वो शिकायत करता था और हमेशा ही उसका मूड जो है खराब रहता था। तो शिकायत करता था, तो यहाँ पे 11 में देखिए क्या आ सकता है। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर, इरेगुलरली। इंटरमिटेंटली का मतलब रुक रुक कर, इरेगुलरली। कॉन्स्टेंटली का लगातार, नेवर का कभी नहीं, समटाइम्स का कभी कभी। इंटरमिटेंटली और समटाइम्स ये लगभग एक जैसे से हो गए। समटाइम्स का कभी कभी शिकायत करता था, यहाँ पे ये रुक रुक कर शिकायत करता था। तो ये चूंकि आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो यहाँ पे इस पैसेज के अंदर, तो सीधा सीधा लीजिए और नेवर कर दोगे तो वैसे ये तो अच्छा ही हो जाएगी। इसलिए आपका जो आंसर है क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली। वो हमेशा ही क्या करता था, बुराई मतलब एक आलोचना किया करता था, कंप्लेन किया करता था, और हमेशा ही बैड मूड में रहता था। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, वाइल मतलब एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार बदनाम हो गया यूँ कह दो, कलंकित हो गया यूँ कह दीजिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो रहा, तो जितना ज़्यादा क्या रहा, द मोर, एक मिनट, द मोर यहाँ पे आ जाएगा क्या 13 में, 13 का यहाँ पे सॉरी 12 का, स्मॉलर, मोस्ट, लॉन्गर और लिटिल। अब डिग्री कंपैरेटिव लगेगी। एक सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव है, 2 बार कंपैरेटिव है। एक दे रखा आपको मोर, वहाँ पे दे रखा था ना कि उतना ही ज़्यादा, इसका मतलब इधर भी कंपैरेटिव आएगी, इधर भी कंपैरेटिव आएगी। तो 2 ऑप्शन तो काट दीजिए, मोस्ट और लिटिल। लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लिटिल की कंपैरेटिव लेस होती है, लिख लीजिएगा। लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लिटिल की कंपैरेटिव होती है लेस, और लिटिल की सुपरलेटिव क्या होती है, लीस्ट। और यहाँ जो मोस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है ही, किसकी, मैनी और मोर की, मैनी और मच की, सॉरी, मैनी और मच की डिग्री पॉजिटिव है ये। इसकी कंपैरेटिव डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा, मोर, और सुपरलेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, मोस्ट। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे लॉन्गर या स्मॉलर आएगा। स्मॉलर कर दोगे तो जितना कम वो जिया उतना ही ज़्यादा वाइल होता गया। इसकी जगह आप ये कर दो, जितना लंबे समय तक वो उसने मतलब जिया, उसकी ज़िंदगी थी, उतना ही ज़्यादा वाइल होता चला गया। एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स, और उसके शब्द भी कैसे होते चले गए, तो अगले स्लाइड में देखेंगे उसके शब्द कैसे होते चले गए। देखिए उसके शब्द होते चले गए अमेजिंग, ये तो पॉजिटिव बात हो गई, तो ये काट देंगे। उसके शब्द होते चले गए इफेक्टिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, प्रभावी। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, तो कनिंग आ जाएगा। तो उसके शब्द कैसे होते चले गए, पॉइजनस, जहरीले होते चले गए, है ना। नेगेटिव वर्ड लेना है तो आपको यहाँ पे आपको आंसर करना है पॉइजनस। क्लोज टेस्ट करने का तरीका यही है कि आप टोन पकड़ेंगे कि किस प्रकार की बात है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे आप सही अप्रोच करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इससे आगे बढ़े, फिर क्या कह रहा है ये,
तो इसका मतलब पीपल अवॉइडेड हिम, लोग उसको अवॉइड करने लग गए, इग्नोर करने लग गए, ठीक है। और फिर कह रहा है बिकॉज हिज मिसफॉर्चून, कारण ये था अवॉइड करने का कि उसका जो दुर्भाग्य था वो हो गया था। अब लोग अवॉइड करते थे, इसका मतलब लोगों को क्या लगने लग गया, लोगों को लगने लग गया कि भी उसका तो दुर्भाग्य तो है ही, और हो सकता है कि ये दुर्भाग्य हमें भी दुर्भाग्यशाली बना दे। तो यहाँ पे एक वर्ड है कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, जो एक से दूसरे में फैलता है। बीमारियां होती हैं ना कंटेजियस, एक से दूसरे में फैलना, तो उनको लगने लग गया कि हमारे लिए भी कंटेजियस हो सकता है, तो यह आ जाएगा आंसर। सैक्रिड जो होता है वो होली को बोलते हैं, पवित्र को बोलते हैं। फैटल है ये डेडली को बोलते हैं, जानलेवा को बोलते हैं, ठीक है। और कंटिग्यूअस जो है ये एडजेसेंट को बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब समीप का, जो बिल्कुल नज़दीक का हो, जुड़ा हुआ हो, एडजॉइनिंग हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंटिग्यूअस। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कंटेजियस। कंटेजियस क्या होता है, संक्रामक, ठीक है, एक से दूसरे में फैलने वाला। आगे क्या कह रहा है देखो, इट वॉज इवन अननेचुरल एंड इंसल्टिंग टू बी हैप्पी। वो यहाँ तक कि मतलब इट वॉज इवन अननेचुरल, ये मतलब अननेचुरल सा था, यहाँ तक कि अननेचुरल था। इवन का प्रयोग ये ऐसे करते हैं कि यहाँ तक कि भी, इस प्रकार से स्ट्रेस डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इट वॉज इवन अननेचुरल, ये अननेचुरल था, एंड इंसल्टिंग टू बी हैप्पी नेक्स्ट डैश हिम। और मतलब उसके पास बैठ के कोई व्यक्ति खुश रहे, उसके पास बैठा है और खुशनुमा दिख रहा है, तो ये एकदम अननेचुरल सी बात थी, अस्वाभाविक सी घटना थी, है ना। और इंसल्टिंग भी था, अपमानजनक भी था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ आपको देखने की आवश्यकता है नहीं, नेक्स्ट के साथ टू लगता है। नेक्स्ट टू का मतलब है जस्ट अगला, ठीक है, उसके नज़दीक, तो नेक्स्ट के साथ लग जाएगा टू। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आप रीजनिंग में भी करते ही हैं। अगर आप कोई पजल सॉल्व करें कि कोई व्यक्ति इसके बिल्कुल बगल में बैठा है, तो वहाँ पे नेक्स्ट टू यूज़ किया जाता है ना। अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि नेक्स्ट के साथ में टू लगेगा। इसके बाद हम करेंगे नरेशन। नरेशन का क्वेश्चन देखिए, नरेशन में कह रहा है कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। इसको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में आपको पहले से दे रखा है। इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, सॉरी डायरेक्ट में चेंज करोगे तो ही सेड टू मी, तो आप देखिए सब जगह पे है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। वैन है तो वैन भी सब जगह पे है, ठीक है। यहाँ आई हैड दे रखा है, हैड है इसका मतलब हैज हैव रहा होगा, है ना, या फिर डिड रहा होगा। तो ये डिड है, डिड सेकेंड फॉर्म है, तब आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म करनी पड़ती है, या हैज हैव हो तब जाके आपको सेकेंड फॉर्म करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आर तो नहीं आएगा, एटलीस्ट आर होता तो वॉज वर आता। डू है या नहीं सकता, डू होगा तो डिड आता, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आती। और यू हैड कर दोगे तो यहाँ पे आप देखिए बुक दे रखा है, बुकड नहीं दे रखा। हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो ये वाला भी काट देंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन भी आपका नरेशन का ही है, और इसमें क्या कह रखा है देखिए, यहाँ कह रखा है शी सेड टू मी। अब क्या डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड टू मी इट हैज़ बिन रेनिंग हैवीली एंड यू कैन नॉट गो। तो शी सेड टू मी ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में टोल्ड होता है, पता ही आपको। तो शी टोल्ड मी दे रखा है, यहाँ भी टोल्ड मी है, यहाँ भी टोल्ड मी है, यहाँ भी टोल्ड मी है, दैट कंजंक्शन भी सब में है, ठीक है। हैज़ का हैड होगा, ये हैड है, ये वॉज है, ये हैज़ है, ये इज है। आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे तो जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो यहाँ पे सेंटेंस में सेड टू को चेंज करेंगे, किसमें, आस्क्ड में। आस्क्ड है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो जॉन आस्क्ड मी, जॉन आस्क्ड मी, जॉन आस्क्ड मी एंड जॉन आस्क्ड मी। फिर वेयर, तो वेयर सब में है, ठीक है। इसके बाद में यू है, सेकंड पर्सन बदलेगा, मी से बनेगा आए। यहाँ देखिए हैड आई कर रखा है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वर्ब, तो ये काट सकते हैं। यहाँ पे हैव लगा रखा है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है लेकिन हैव का हेड होना चाहिए, यहाँ लगा रखा है एम, ये भी कट गया। तो आपका आंसर अपने आप भी क्या आ गया, नंबर 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है वॉइस के, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस।
तो शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। हैंडल्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का पैसिव किससे बनता है? इज, एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म की अगर बात करोगे तो ऑल टास्क इधर आएगा। ऑल टास्क में क्या लगेगा? आर। यहाँ देखिए दे रखा है वर, यहाँ दे रखा है हैव, यहाँ आर है लेकिन बीइंग दे रखा है। और बीइंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्रिया में आईएनजी लगा हुआ रहे। तो आपका आंसर आ गया 1 नंबर। ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है द मैनेजमेंट इज प्लानिंग ए न्यू प्रोजेक्ट विद माई कंपनी। तो यहाँ पे इज प्लानिंग है तो पहली बात तो आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, और इज है तो इज या एम या आर, तो अ न्यू प्रोजेक्ट है तो इज ही लगेगा। खैर यहाँ वॉज है, काट दीजिए। यहाँ इज है लेकिन आईएनजी है तो बीइंग नहीं लगाया है, ये काट दीजिए। ठीक है, फिर ये वाला है तो वॉज लगा रखा है तो ये काट दीजिए। आपका आंसर हो गया नंबर 4। ज़्यादा पढ़ने की आपको आगे आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी पैसिव वॉइस का ही है। द मेलोडी हैज़ बीन कंपोज्ड। अब हैज़ बीन कंपोज पैसिव दे रखा है, एक्टिव करोगे तो बीन हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर रहमान पहले आएंगे और फिर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ तो दे रखा है हैड, काट सकते हैं। फिर यहाँ पे कंपोज्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है, काट सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हैज़ बीन दे रखा है, बीन नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, पता होना चाहिए कि किसका एक्टिव कैसे बनेगा, किस एक्टिव का पैसिव किस तरीके से बनेगा। ये बातें क्लियर होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला जो सेगमेंट है आपका वो है सिनोनिम्स वाला। सिनोनिम में बात करें तो रिटेलिएट पूछा है। रिटेलिएट का सिनोनिम क्या होगा? रिटेलिएट का सिनोनिम होगा, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध कर लेना, या फिर क्या कहें इसका मतलब है रिटेलिएट का मतलब बदला लेना। ये इसके मतलब होते हैं, बदला लेना या प्रतिशोध लेना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? देखिए, फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक ईजियर, टू मेक ईजियर। ठीक है, यहाँ देखेंगे रोटेट, रोटेट का मतलब घूमना होता है। क्लैप का ताली बजाना होता है। रिएक्ट जो शब्द है, रिएक्ट का मतलब क्या होता है? रिएक्ट से मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। तो प्रतिशोध लेने में भी यही करते हो कि किसी ने अगर आपसे कुछ आपको मतलब पीट दिया मान लो, या फिर कोई षड्यंत्र रचा, तो आप भी उसके खिलाफ वैसा ही करोगे। उसने एक्शन लिया, आप रिएक्शन लोगे। तो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा? रिएक्ट। ठीक है, फिर दे रखा है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो इसे, आप इसे कह सकते हो दिखावे से परिपूर्ण कह सकते हो। तो दिखावे से जुड़ा हुआ चीज़ मान लो या आडंबरपूर्ण मान लो, उसके लिए वर्ड है शोई। टेस्टफुल का डिलीशियस हो गया, स्वादिष्ट हो गया। क्विक पता ही है, सडन का अचानक। फिर अगला पूछा है आपसे मोडेस्ट का एंटोनिम, और उससे पहले पूछा है एक और सिनोनिम सेंसर। क्या वर्ड है? सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, एक और वर्ड बता दूं यहाँ पे, CENSOR, ये होता है सेंसर। सेंसर होगा तो उसका मतलब काट छांट करना, एडिट करना, डिलीट करना, और सेंसर जो होता है उसका मतलब होता है आलोचना करना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? कंडेम, आलोचना करना, कंडेम आपका आंसर आ जाएगा।